चलिए वेरी गुड इवनिंग सर। इवनिंग में क्लास अरेंज होगा ना? हाँ, क्लास इवनिंग में अरेंज कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपके क्वेश्चंस, आज अपन जो ब्लड से रिलेटेड थोड़े फ्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। चलिए फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अपन ने जहाँ से स्टॉप किया था वहाँ से ही 7th क्लास है आज लाइव, मौसमी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द क्लाइंट इन द एड्स वुड इंडिकेट। एड्स के पेशेंट को जो भी ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा इन्वेस्टिगेशन है दैट इंडिकेट्स दैट पेशेंट हैज़ द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या फिर HIV का पेशेंट है। ऑप्शन ए, अ डिक्रीज इन CD4 T सेल्स, जो डिक्रीज इन CD4 T सेल्स। बी, एन इंक्रीज इन थाइमिक हार्मोन। सी, इंक्रीज इन इम्यूनोग्लोबुलिन E। डी, डिक्रीज इन सीरम लेवल ऑफ द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट-डिहाइड्रोजिनेस। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। व्हाट इज द करेक्ट काउंट? ओके वेरी गुड, तो सबका आंसर ए राइट है। ए इज द डिक्रीज इन CD4 T सेल्स। जो CD4 T सेल्स है ये यूजुअली लेस देन कितने हो जाते हैं? लेस देन 200, ठीक है, लेस देन 200 इसकी नंबर हो जाती है, ठीक है। तो लेस देन 200 हो जाए तो आपका आंसर होना चाहिए HIV, ठीक है। ये HIV में या फिर एड्स में दिखाई देता है। ये क्वेश्चंस 2013 के DSSB के एग्जाम में आया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, HIV से रिलेटेड आपने कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा कर दिया था? कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा बताया था प्रीवियस क्लास में HIV से रिलेटेड? विच इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द HIV? वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटिव टेस्ट है। इसके बाद अपन एलाइजा करते हैं, तो ये सब टेस्ट है। इसके बाद आपको सिम्टोमेटिक ब्लड टेस्ट में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो आपको CD4 काउंट है उसके डिक्रीज हो जाएंगे लेस देन 200। ओके, एंड इंक्रीज इन थाइमिक हार्मोन। जो थाइमिक T सेल्स है, T सेल्स और B सेल्स, ठीक है, T सेल्स जो होते हैं थाइमस ग्लैंड से और B सेल है वो बोन मेरो से, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड जब HIV होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है, तो ये यूजुअली इंक्रीज नहीं हो जाती, ये डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन E? इम्यूनोग्लोबुलिन E से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी? फटाफट से आंसर दीजिए। इम्यूनोग्लोबुलिन E से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज है? एक्ट एज ए हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, ठीक है। आपने एक अपना क्वेश्चन आता है यूजुअली एग्जाम में, अपनी हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप है। माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। अगर किसी को पता होगा तो आपको इंक्रीज होगा। तो ये कौन से टाइप में इंक्रीज होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन E कौन से टाइप? नहीं, टाइप 2 में नहीं रहता, ये टाइप 1 में रहता है। किसमें? टाइप 1 में, याद रखना। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इम्यूनोग्लोबुलिन E इन्वॉल्व होगा? तो टाइप 1 में होगा, क्योंकि ये कौन सी? एनाफाइलेक्सिस, इसका नाम क्या है? एनाफाइलेक्सिस। तो कोई भी एलर्जन कंडीशंस में क्या हो जाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन E इंक्रीज हो जाती है। किसमें? टाइप 1 में। टाइप 4 ये माइक्रोबायोलॉजी के क्लास में देख लेंगे, सर आपको पढ़ा लेंगे। टाइप 4 का नाम है डिलेड, इसको डिटेल में ज़्यादा अपन नहीं जाते। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है, इसको डिटेल में आपको बता देंगे। बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता दिया कि टाइप 1 में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन E कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए जिसमें इंक्रीज हो जाता है, तो आपका आंसर रहेगा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बहुत बार ये पहले क्वेश्चन में पूछा गया। वेरी गुड इवनिंग रुपिंदर जी, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज इन सीरम लेवल ऑफ द ग्लूकोज। इसका क्या, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़ा है क्या? ऑप्शन डी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़ा है क्या? अ डिक्रीज इन सीरम
लेवल ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। किसी को कोई इंफॉर्मेशन है तो फटाफट से बताइए। आपने पढ़ा होगा G6PD, ठीक है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, और ये यूजुअली क्या करता है, जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्या कर देता है, रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन कर देता है। बहुत बार ये जो ऑप्शन है इनहेरिटेड डिसऑर्डर में, ऑप्शन में ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लो, अगर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है तो आपको G6PD, डेफिशिएंसी ऑफ द G6PD से क्या हो जाएगा, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यूजुअली मैन में ज़्यादा पाया जाता है, और ये क्या करता है, आरबीसी जब डेफिशिएंट हो जाता है तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देता है, ताकि हिमोलाइसिस, जैसे पल्लवी बता रही है हिमोलाइसिस। क्लियर है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हेन टेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द क्लाइंट विद द एड्स, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। HIV के पेशेंट के जब बीपी चेक करोगे आप, HIV के पेशेंट में जब बीपी चेक करोगे तो आप क्या पहनोगे? Wear the clean gloves, option A, wear the clean gloves, option B, use barrier technique, option C, wear a mask and gown, option D, wash the hand thoroughly। चलिए, एड्स का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, आप कौन सी टेक्निक या क्या मेथड यूज करोगे, ये है आपका क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ग्लोव्स वियर, आंसर ए। HIV के पेशेंट में पांडे जी ग्लोव्स क्यों पहनेंगे? श्वेता जी, HIV के पेशेंट का जब बीपी चेक करते हैं तो ग्लोव्स क्यों पहनेंगे? क्या हम नॉर्मल पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ग्लोव्स पहनते हैं क्या? इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड टू ड्रॉपलेट। तो ग्लोव्स में भी कहाँ पे, ग्लोव्स ड्रॉपलेट से भी हेल्पफुल नहीं है। ग्लोव्स तो टच करने से, आप क्या बता रहे हो, ग्लोव्स क्यों पहनते हैं? अपन ग्लोव्स क्यों पहनते हैं? ताकि पेशेंट को टच करने पे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन चाहिए, तब अपन ग्लोव्स पहनते हैं। तो जिसने भी आंसर वियर द क्लीन ग्लोव्स लिखा है तो ये रॉन्ग है। अपन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो क्लीन ग्लोव्स भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। HIV के पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर उसका कोई फ्लूइड है, किसी ब्लड या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, तब अपन को ग्लोव्स पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब क्या है, मास्क एंड गाउन। HIV पेशेंट के लिए किसने बताया, दीपाली जी बता रहे हैं, यूज ए बैरियर टेक्निक। HIV पेशेंट के लिए वी कैन ट्रीट एज ए नॉर्मल पेशेंट। ओके, तो जब बीपी चेक करनी है तो बीपी चेक करने भी कोई बैरियर टेक्निक अपन को यूज नहीं करनी है। ठीक है, बीपी चेक करनी है, आप नॉर्मली कितने पेशेंट की ब्लड प्रेशर चेक करते हो वार्ड में? यूजुअली हॉस्पिटल में, आपके ओपीडी में नॉर्मल पेशेंट को ब्लड चेकअप करते हैं, तो क्या अपन ग्लोव्स पहनते हैं क्या? कोई भी पेशेंट हो, अपन ग्लोव्स नहीं पहनते। ठीक है, अपन ग्लोव्स नहीं पहनते। तो अपन क्या करते हैं, आपने बीपी चेक कर ली, बस हाथ धो लो, हैंड वॉशिंग ओनली। ठीक है, क्लियर है? जब अगर उसके बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आए, अगर पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, तब आप मास्क भी पहन लिए, ग्लोव्स भी पहनिए, सब पहनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। HIV पेशेंट को जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो अपन को कोई स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली हैंड वॉशिंग करनी है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में आप मान सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है, स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं ये क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद द एड्स एंड क्रिप्टोकोकस निमोनिया। जब HIV के पेशेंट्स को निमोनिया हो जाते हैं तो उसे क्रिप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है। तो निमोसिस्टिस अपन यूजुअली क्या बोलते हैं उसे? निमोसिस्टिस कारिनी। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस बनती है जब HIV के पेशेंट को निमोनिया हो जाता है क्रिप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा, तो उसे निमोसिस्टिस कारिनी बोलते हैं। इट इज इनकॉन्टिनेंट ऑफ द फीसस एंड यूरिन। अब इस पेशेंट को क्या हो जाता है? फीसस, स्टूल
पास करता है या फिर यूरिन पास करता है उसमें इनकॉन्टिनेंट हो जाता है एंड प्रोड्यूसिंग कोपियस स्पूटम। अब ये जो स्पूटम एकदम लूज एंड थिक स्पूटम क्या होता है, बहुत सारा प्रोड्यूस कर रहा है। When providing care for this client, the nurse priority should be, इस पेशेंट को केयर करने के लिए, इस पेशेंट को केयर, हाँ फंगल निमोनिया, इस पेशेंट को केयर करने के लिए अपन क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, यह क्वेश्चन। पेशेंट को क्या है, निमोनिया है, मतलब उसके ड्रॉपलेट से आपको इन्फेक्शन का खतरा है। पेशेंट का क्या फिसस और यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, मतलब कभी भी पास कर रहा है, और उसका स्पूटम भी एकदम कोपियस स्पूटम भी प्रेजेंट है। तो आप नर्सिंग केयर के द्वारा जब भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे तो क्या चीज़ें यूज़ करनी ज़रूरी है। ऑप्शन ए, वियर अ गॉगल व्हेन सक्शनिंग द क्लाइंट एयरवे, जब एयरवे की सक्शनिंग करेंगे तो खाली गॉगल्स पहनेंगे। ए। बी, यूज अ गाउन, मास्क एंड ग्लोव्स, गाउन पहनना है, मास्क पहनना है और ग्लोव्स पहनना है व्हेन बाथिंग द क्लाइंट, जब पेशेंट को उसका इमिनेंट केयर दे रहे हो आप, प्रोवाइड कोई केयर दे रहे हो, वो बात कर रहा है तब। सी, यूज अ ग्लव्स टू एडमिनिस्टर ओरल मेडिकेशन टू द क्लाइंट, पेशेंट को ओरल मेडिकेशन के लिए ग्लव्स यूज करेंगे। सी, वियर द गाउन व्हेन असिस्टिंग द क्लाइंट विद द बेड पैन, पेशेंट को बेड फोन देंगे तब आप गाउन पहन के जाएंगे। चलिए श्वेता जी बता रहे हैं ए, वियर द गॉगल व्हेन सक्शनिंग द क्लाइंट। तो देखिए सक्शनिंग अपन करते हैं, आप श्वेता जी आपने सब पेशेंट को सक्शनिंग करी होगी क्लिनिकल में, तो जब सक्शनिंग करते हैं तो क्या अपन गॉगल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि मास्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। चलिए गॉगल पहन भी लो, सेफ्टी के लिए अपन गॉगल पहन भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ मास्क भी ज़रूरी है ना, मास्क भी ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग हो गया। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन है। अब जब पेशेंट को इस कंडीशन में, जो फीसस कभी भी पास करता रहा है, यूरिन कभी भी पास कर रहा है और स्पूटम एकदम कोपियस प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, यूज गाउन, पेशेंट को गाउन पहनना है, मास्क पहनना है, ग्लोव्स पहनना है व्हेन बाथिंग द पेशेंट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीधा बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हो। किसके कांटेक्ट में, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा हो, इसलिए आपको गाउन भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है, ग्लोव्स भी जरूरी है। अब सी क्या है, यूज ग्लोव्स व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशंस टू द क्लाइंट, पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे तो अपन कहीं पे उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो आपका ये ग्लोव्स रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑरल मेडिकेशन दे रहे हैं, उसको हाथ में अपन पकड़ा सकते हैं, वो पेशेंट खा लेगा। ठीक है। डी, वियर अ गाउन व्हेन असिस्टिंग द क्लाइंट विद द बेड पॉन, तो गाउन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ग्लव्स लेके आप दे दो उसको बेड पॉन, वो यूज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, सबका क्लियर है, बस एक ए ऑप्शन था वो क्लियर हो गया, बाकी सबका राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आज समझ लेना HIV से रिलेटेड सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, HIV पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन टू, यही हो गया जब पेशेंट को निमोनिया हो जाएगा, तो इन एडिशन टू निमोसिस्टिस कार्नी अ पेशेंट विद एड्स आल्सो हैज द अल्सर ऑफ द 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑन द लेग, पेशेंट को क्या है, अल्सर भी है लेग में, पेशेंट को निमोसिस्टिस कार्नी भी है, उसको अल्सर भी है। कंसिडरिंग द क्लाइंट टोटल हेल्थ स्टेटस, अब पेशेंट की टोटल हेल्थ स्टेटस को कंसिडर करके मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी, इस पेशेंट की मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगी। ऑप्शन ए सोशल आइसोलेशन, ऑप्शन बी इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, ऑप्शन डी अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, आपको रट्टा मारने की या फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रायोरिटी बेस पे देखिए, आपके ऑप्शंस अपने आप आंसर राइट हो जाएंगे। हो सकता है आज निमोसिस्टिस कार्नी है, कल कोई और कंडीशन इस टाइप की आ जाए और क्वेश्चन इस टाइप की आएगी, तभी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी है और आपका आंसर करना है, क्योंकि इसको रट नहीं सकते आप, प्रायोरिटी बेस पे आंसर कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश जी ने ज्वाइन कर लिया, कुणाल जी ने भी ज्वाइन कर लिया। चलिए अब जिसने भी ए आंसर दिया है सोशल आइसोलेशन, ठीक है, ये कंसर्न है अपना, ये कंसर्न है क्योंकि HIV के पेशेंट का सोशल आइसोलेशन जब लोगों को पता लगता है, तो आज भी एजुकेटेड उसमें भी आज भी लोग एक तरह से क्या है, HIV तो से कोविड डेंजरस था कि HIV डेंजरस है,
HIV तो कम से कम 10 साल तो जिए ना, कोविड में तो तुरंत निपट लिए। फिर भी आज भी अपन एक तरह से इसको सोशल आइसोलेशन की, सोशल स्टिग्मा की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी नहीं हो गई, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं। जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं अपन, आप सबने देखा होगा प्रायोरिटी बेस बनाते हैं। तो ए आपका रॉन्ग हो गया। जिसने भी बी आंसर दिया, श्वेता ने बी आंसर दिया, वेरी गुड। अब आपने क्या सोचा, आपने जो मेन कंडीशन को कंसीडर किया ही नहीं। मेन कंडीशन क्या थी, पेशेंट को निमोनिया था। पेशेंट को क्या है, HIV के पेशेंट को निमोनिया था। अब निमोनिया के साथ उसको लेग पे कोई अल्सर भी है 4 सेंटीमीटर का, मतलब इतना बड़ा अल्सर है। तो आपने क्या कंसीडर कर दिया, आपने सही सोचा कि आपने इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी कर दी। ठीक है, तो स्किन इंटीग्रिटी से क्या जान चली जाएगी पेशेंट की, क्या क्रिटिकल है, क्या ये प्रायोरिटी देनी है अपन को? नहीं। आपको प्रायोरिटी क्या देनी थी, निमोनिया में आपने बहुत सारे नर्सिंग केयर प्लान बनाए होंगे, निमोनिया में आपने बना दिया होगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंजेस। ठीक है, ऑक्सीजन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी, एज पर द प्रायोरिटी। क्लियर है। नेक्स्ट, अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये प्रायोरिटी में नहीं आएगा। कुणाल, श्रेया जी और श्वेता एंड कौन था एक, क्लियर हो गया? ओम प्रकाश जी, आपका डाउट क्लियर हो गया। इसमें अपन को क्या लगता है पता है, ऐसा क्वेश्चन जब आप करके आओगे आपको 100% ये लगेगा मेरा ये आंसर राइट है। तो इस बेस पे जब भी कंडीशन देखो, तो ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया था कि कुछ स्टूडेंट इसकी इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी राइट करे। ठीक है, क्योंकि उसने सीधा लिख दिया अल्सर, तो अपना कंसंट्रेशन सीधा अल्सर पे चला गया। अल्सर है तो उसकी स्किन की ब्रेकडाउन हो गया होगा, स्किन की इंटीग्रिटी चली होगी। लेकिन अपन भूल गए कि इसमें निमोनिया था, और निमोनिया में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, गैस एक्सचेंजेस या ऑक्सीजन वो हो सकता है। वेट लॉस करके क्वेश्चन है तो ऑप्शन 4 दे सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर इसमें फिर भी अगर निमोनिया है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की जगह आप उसका कंटिन्यूस वेट लॉस हो रहा है, तो भी प्रायोरिटी आपकी गैस एक्सचेंज रहेगी, तब वेट लॉस लगेगी। यहाँ पे निमोनिया प्रायोरिटी है। कभी भी एयरवे सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है, फिर ब्रीथिंग आ गया, फिर सर्कुलेशन आ गया, इसके बाद अपने क्राइटेरिया रहेंगे। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, A client with AIDS is to receive palliative treatment. What is palliative treatment? Palliative treatment पे क्वेश्चन बनता है, यूजुअली कैंसर में ये पाया जाता है। तो जब एड्स है पेशेंट को, और वो पेशेंट की लास्ट स्टेज है और रिसीविंग पैलिएटिव ट्रीटमेंट। अब पैलिएटिव अप्रोच वुड इन्वॉल्व प्लानिंग केयर टू मेजर। पैलिएटिव केयर में क्या देते हैं, क्या करते हैं, यह क्वेश्चन। ऑप्शन ए, रिस्टोर द क्लाइंट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करेंगे। ऑप्शन बी, प्रमोट द क्लाइंट रिकवरी, पेशेंट की क्लाइंट की रिकवरी प्रमोट करेंगे। ऑप्शन सी, रिलीव द क्लाइंट डिस्कम्फर्ट, पेशेंट के डिस्कम्फर्ट से कम करेंगे। ऑप्शन डी, सपोर्ट द क्लाइंट सिग्निफिकेंट्स अदर, सपोर्ट द क्लाइंट सिग्निफिकेंट्स अदर। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। ओके, वेरी गुड। तो पैलिएटिव केयर क्या है, इसमें यूजुअली पेशेंट का क्या पेन रिलीव करने की कोशिश करते हैं, पेन रिलीव करने की कोशिश करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसका कंफर्ट बढ़ाते हैं, उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की अपन कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इसकी लाइफस्टाइल की इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आपका रिलीव द क्लाइंट डिस्कम्फर्ट, क्यों? क्योंकि जब ये पैलिएटिव केयर में चला गया, मतलब ये पेशेंट का ठीक नहीं होने वाला है। रिस्टोर द क्लाइंट हेल्थ, तो कभी भी पेशेंट की हेल्थ है वो रिस्टोर नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगा। बस अब ये मतलब उसकी डेथ निश्चित है, लेकिन अब अपन उसके दर्द को कम कर सकते हैं। ये है मेनली पैलिएटिव केयर का इंपॉर्टेंट मीनिंग। क्वालिटी ऑफ द लाइफ देने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल प्रिया, क्वालिटी ऑफ द लाइफ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसमें। श्वेता, आंसर 1-2 रॉन्ग होने पे कोई घबराना नहीं है, आपको आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग होने दो। जिसका आंसर रॉन्ग होगा वो डबल फायदे में रहेगा, क्योंकि वो जिंदगी भर वो आंसर भूलेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए, रिस्टोर द क्लाइंट हेल्थ, दीपाली जी रिस्टोर कर ही नहीं सकते। जब टर्मिनली इल पेशेंट है ना, उसको ठीक नहीं कर सकते, बस उसके दर्द को अपन कम कर सकते हैं। यही मीनिंग है अपने पैलिएटिव केयर का। ठीक है, यही मीनिंग है अपने पैलिएटिव केयर का। ठीक है दीपाली जी, समझ गए। पैलिएटिव केयर यूजुअली कैंसर में अपन देते हैं, कैंसर उसकी लास्ट स्टेज होती है, उसकी डेथ निश्चित है,
बस उसकी अपन को क्या कर सकते हैं, उसके दर्द को कम कर सकते हैं और उसकी लाइफ की क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव कर लेंगे, बस एक ही चीज़ है। ओके, वेरी गुड श्वेता। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना है क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। शीलिंग टेस्ट इज ऑर्डर फॉर द क्लाइंट हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग पर्निशियस एनीमिया। पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया है, सस्पेक्टेड है पर्निशियस एनीमिया के लिए, उसके लिए शीलिंग टेस्ट करने के लिए ऑर्डर किया है। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट प्राइमरी पर्पज ऑफ द शीलिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द क्लाइंट। क्या डिटरमाइन करने के लिए अपन शीलिंग टेस्ट करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन ए, स्टोर विटामिन B12, डाइजेस्ट विटामिन B12, एब्जॉर्ब विटामिन B12, प्रोड्यूस विटामिन B12। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको बार बार अपन पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया में से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, एनीमिया में, पर्निशियस एनीमिया से क्वेश्चन जरूर बनता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पर्निशियस एनीमिया में अपन को क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी थी, जल्दी से बताइए। पर्निशियस एनीमिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ओके। क्यों डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, वो अपने जीआई में इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट हो जाते हैं। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि विटामिन B12 को किस लिए एब्जॉर्ब करने के लिए, विटामिन B12 को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करने में इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जब एब्सेंट है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आपको हो जाएगा पर्निशियस एनीमिया। यहां तक क्लियर है? ओके, अब जल्दी से बताइए पर्निशियस एनीमिया में कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे करके क्वेश्चन आ गया था, अपन क्या आंसर करेंगे? पर्निशियस एनीमिया में विच इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट वी यूजुअली डू फॉर द टू डिटेक्ट द पर्निशियस एनीमिया। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्निशियस एनीमिया में कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आपका आंसर है कि वेरी गुड कि अपन शीलिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब शीलिंग टेस्ट में क्या करेंगे, शीलिंग टेस्ट कैसे करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने बताया था शीलिंग टेस्ट कैसे करेंगे। शीलिंग टेस्ट कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। आज के बाद पर्निशियस एनीमिया आपका क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा रॉन्ग नहीं होगा। शीलिंग टेस्ट कैसे करेंगे? क्या हो गया, याद नहीं आ रहा है क्या? शीलिंग टेस्ट कैसे करेंगे? यूरिन कलेक्शन, ओके। 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे, वेरी गुड। और मैंने बताया था जब यूरिन सैंपल कलेक्ट करते एक क्वेश्चन इस पे बनता है 24 आवर यूरिन सैंपल में, अगर क्लाइंट 8 बजे से सुबह से कलेक्ट कर रहे हैं तो कल के सुबह 8 बजे तक कलेक्ट करना है। पेशेंट भूल गया 10 बजे यूरिन सैंपल फेंक दिया, तो आपको मैंने बताया था कि अब अगला फिर से कलेक्ट करेंगे 10 to 10 बजे तक। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको क्लियर है, ये इस पे क्वेश्चन बनता है तो याद रहेगा। ठीक है, अब 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करने में क्या करते हैं, इससे पहले विटामिन B12 का डाई क्या करेंगे, डाई इंजेक्ट करेंगे बॉडी में विटामिन B12 की। ठीक है, तो अब बॉडी में डाई इंजेक्ट हो गई, इसके बाद उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर अगर एब्सेंट है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सीधा किस में निकल जाएगा, यूरिन में। और फिर यूरिन में विटामिन B12 टेस्ट अपन 24 आवर यूरिन का टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल गया यूरिन में विटामिन B12 प्रेजेंट हो गया, तो आपका क्या है, पर्निशियस एनीमिया। ये है सिंपल भाषा में पर्निशियस एनीमिया में। अब इसमें से कहीं से क्वेश्चन आएगा, रॉन्ग होने के चांसेस हैं क्या आपकी? इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आया मुझे नहीं लगता, और इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा नहीं। बिफोर एंड आफ्टर मेटफॉर्मिन स्टॉप करेंगे 48 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर। चलिए ठीक है,
ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बार बार पढ़ा है अपन ने, याद रखना। अब एक ड्रग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, When explaining the therapeutic regimen vitamin B12 for pernicious anemia to a client, nurse should explain। अब विटामिन B12 देना है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को? ऑप्शन ए, वीकली जेट ट्रैक इंजेक्शन प्रोवाइड नीडेड टू कंट्रोल, हर वीक में जेट ट्रैक इंजेक्शन देंगे विटामिन B12 का। बी, डेली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे टू कंट्रोल विटामिन B12 कंट्रोल के लिए। सी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वंस अ मंथ विल गिव द कंट्रोल, वंस अ मंथ एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। डी, ओरल टेबलेट ऑफ विटामिन B12 टेकन डेली विल कंट्रोल द सिम्टम। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, पर्निशियस एनीमिया में क्या आंसर देंगे? सबका आंसर डी आ रहा है क्या? आप सबने विटामिन B12 की टेबलेट देखी होंगी, खाई भी होगी, ठीक है, लेकिन अच्छा चलिए आप सबने बताया डी, कि मैंने आपको बताया, क्या बताया था? विटामिन B12 है, आपको बताया फिर भी गलत कर दिया। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट है क्योंकि पेशेंट को क्या है? पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया है। क्या है? पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया। अब विटामिन B12 आपने मुंह से ले लिए, फिर यहाँ पे जीआई में इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? एब्सेंट है, तो ये एब्जॉर्ब होगा क्या? ये एब्जॉर्ब होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर आप विटामिन B12 कैसे हेल्पफुल रहेगा आपका? ये तो रॉन्ग हो गया। जब सर्जरी होगी तो इंजेक्टेबल देते हैं। पल्लवी जी समझ गया मैं, आप जो बोल रहे हो मैं समझ गया। अभी समझ में आ गया क्या? ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम है तो ओरल कैसे देंगे? व्हेन एक्सप्लेनिंग थेरापी क्लाइंट पर्निशियस एनीमिया टू द क्लाइंट एंड द, हाँ एब्जॉर्प्शन, ऑब्जर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन में है ना, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपने कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ पे ओरल क्यों नहीं देंगे? अगर आप विटामिन B12 ओरल दे रहे हो, उसके जीआई में इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट है, तो विटामिन B12 आपने जो दिया था वो तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, वो तो फीसस और यूरिन में वैसे ही एक्सक्रीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। तो आपका मेथड रॉन्ग हो गया। तो आपका डी जिसने भी आंसर दिया था रॉन्ग हो गया। अब पांडी जी ने ए आंसर दिया है, रुपिंदर जी ने ए आंसर दिया है, वीकली जेट ट्रैक इंजेक्शन प्रोवाइडेड नीडेड टू कंट्रोल। तो एक बात याद रखना, अब आपके जो इंट्रिंसिक फैक्टर बनने बंद हो गए, अब जिंदगी भर नहीं बनेंगे। ठीक है, आपके जिंदगी भर वो नहीं बनेंगे। तो यूजुअली मंथली इंजेक्शन देते हैं। कब? मंथली इंजेक्शन देंगे विटामिन B12 का। और कब तक देंगे? तो लाइफ लॉन्ग देंगे। कौन से मेथड से देंगे? तो IM इंजेक्शन। कौन सा मेथड देंगे? IM इंजेक्शन देंगे। जेट्रेक देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली IM इंजेक्शन देंगे। ये यूजुअली अगर आयरन, पल्लवी जी आयरन होता ना, तब अपन जेट्रेक मेथड यूज करते हैं। सभी IM इंजेक्शन के लिए अपन जेट्रेक मेथड यूज नहीं करते। ठीक है, अगर आयरन है और कोई ऑयली सब्सटेंस टाइप का इंजेक्शन है, तब अपन जेट्रेक मेथड यूज करते हैं। क्यों? ये क्या करता है कि वो जो पेशेंट होता है, वो जो ड्रग होता है, वो बाकी जगह सील नहीं होता है, इसलिए ये इंजेक्शन जेट्रेक मेथड देते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे विटामिन B12 का, महीने में एक लगाएंगे और ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये रहेगा मैनेजमेंट ऑफ द पर्निशियस एनीमिया। इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वंस अ मंथ विल मेंटेन द कंट्रोल। सी इज द करेक्ट आंसर। जेट्रेक आपका आयरन दोगे तब याद रखना, जेट्रेक याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो गया। अब अपन ने पर्निशियस एनीमिया कैसे होगा, क्यों होगा, कौन सा टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब देख लिया। इसके बाद मैनेजमेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे, उसको ओरली नहीं देंगे पर्निशियस एनीमिया में। और मंथली इंजेक्शन देना है जिंदगी भर। ठीक है, साल के 12, 10 साल के 120, ऐसे जिंदगी भर इंजेक्शन चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The nurse knows that teaching regarding the use of the vitamin B12 injection
टू ट्रीट पर्निशियस एनीमिया इज अंडरस्टूड व्हेन द क्लाइंट स्टेट आई मस्ट टेक द ड्रग। अब आपने बता दिया, टीचिंग कर ली, अब पेशेंट क्या बता रहा है, वो राइट बता रहा है कि मैं ये ड्रग इस टाइप से लूंगा। ए, व्हेन फीलिंग फटिक, जब मुझे फटिक फील होगा। बी, अंटिल माई सिम्टम सबसाइड, जब तक मेरे सिम्टम सबसाइड होंगे। सी, मंथली फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, मंथ में एक बार जिंदगी भर के लिए, और किस रूट से देंगे तो IM रूट से देंगे। सी, ड्यूरिंग एग्जापरेशन ऑफ द एनीमिया, जब मुझे एनीमिया के सिम्टम ज्यादा दिखेंगे तब। चलिए अब सबका करेक्ट है। सी बताया, विटामिन B12 IM रूट से देंगे, और महीने में एक बार मंथली देंगे, लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए, जब तक पेशेंट जिएगा, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक फैक्टर है बॉडी में, वो तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक बार पर्निशियस एनीमिया हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्निशियस एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कौन सा क्वेश्चन है, तो हॉजकिन डिसीज, फटाफट से बता देना। हॉजकिन डिसीज अपन ने पढ़ लिया है, व्हाट इज हॉजकिन डिसीज। एंटर्स द रिमिशन पीरियड एंड रिमेन सिम्टम फ्री, पेशेंट हॉजकिन डिसीज से ठीक हुआ, उसका सिम्टम से फ्री हुआ, कब तक, 6 महीने के लिए, और फिर से रिलैप्स, उसके सिम्टम फिर से दिखाई देने हुए, रिलैप्स मतलब वापसी, सिम्टम फिर से दिखाई दिए। द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड एट द 4th स्टेज, द थेरेपी ऑप्शंस द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू इम्प्लीमेंट एट दिस, लास्ट स्टेज पे है। कौन से स्टेज है, 4th स्टेज, मतलब डायफ्राम के ऊपर भी 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व है और डायफ्राम के नीचे भी 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। ठीक है, CA ऑफ द लिम्फ नोड या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबका आंसर आ रहा है कि डी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड लिम्फ नोड। तो एक लिम्फेटिक सिस्टम में हॉजकिन डिसीज में एक चीज याद रखना, डायग्नोस करने के लिए अपन बायोप्सी लेते हैं, डायग्नोस करने के लिए अपन बायोप्सी लेते हैं लिम्फ नोड की, लेकिन सर्जिकल रिमूवल कभी नहीं करते। जब लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप ऐसा मत समझना कि हम तो ऑन्को सर्जरी में केस को वो कर देंगे और उसके लिम्फ नोड ही पूरे निकाल देंगे। तो याद रखना, हॉजकिन डिसीज में लिम्फ नोड सर्जरी के द्वारा नहीं निकाल सकते, खाली बायोप्सी कर सकते हो लिम्फ नोड की। यू कैन नॉट रिमूव एंटायर लिम्फ नोड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखता है, नहीं निकाल सकते अपन। ऑप्शन ए, ओनली रेडिएशन थेरेपी, तो ये कौन से स्टेज में है, 4th स्टेज में। यूजुअली इनिशियली अपन रेडिएशन, कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी सपोर्टिव देते हैं, तो रेडिएशन थेरेपी नहीं है। ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ द थेरेपीज कीमोथेरेपी, तो जब भी 4th स्टेज में रहता है तो अपन क्या करते हैं, कीमोथेरेपी के मल्टीपल ड्रग्स कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज रेडिएशन थेरेपी विद कीमोथेरेपी नहीं है, इसका बी आंसर इज द करेक्ट। सो जिसने भी बी आंसर दिया है, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉजकिन डिसीज में अपन, हॉजकिन डिसीज में क्या सिम्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या था, जल्दी से बता दीजिए। हॉजकिन डिसीज से एक क्वेश्चन आता है जो मैंने बताया था, उसका सिम्टम एक इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा सिम्टम था जो हॉजकिन डिसीज में पूछा जाता है, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। कैंसर आपने बता दिया, लिम्फेटिक सिस्टम से कौन सा ऐसा सिम्टम था जो कि इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, रीड स्ट्रिमबर्ग सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीज स्पेसिफिक थी तो ये चीज याद रखना। ओवलाइस वो सब चीजें तो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज थी, की टर्म्स आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है हॉजकिन डिसीज। मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ डाउट आपको होना चाहिए। की टर्म लिखिए, की टर्म को देखिए, आपको याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द नर्स शुड प्लान टू टीच द क्लाइंट विद द पैनसाइटोपिनिया। व्हाट इज पैनसाइटोपिनिया?
कॉज्ड बाय द कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की वजह से पैनसाइटोपेनिया हो रहा है, तो इस पेशेंट को आप क्या टीचिंग करोगे, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बिगिन अ प्रोग्राम ऑफ अग्रेसिव एंड स्ट्रिक्ट माउथ केयर, आप उसको बताएंगे स्ट्रिक्ट माउथ केयर और अग्रेसिव माउथ केयर करो। ऑप्शन बी, अवॉइड ट्रॉमेटिक इंजरी एंड एक्सपोजर टू द एनी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन से एक्सपोजर को अवॉइड करें। डी, सी, इनटेक 3000 ml तक इनटेक ले। डी, रिपोर्ट एनी यूजुअल मसल क्रैम्प, tingling sensation in the extremity, elderly client develop severe bone marrow depression। चलिए जल्दी से बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। पैनसाइटोपेनिया में क्या अपन टीच करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन। पैनसाइटोपेनिया क्या है, तो आप सबको बता दिया पैनसाइटोपेनिया में क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो पल्लवी जी बता रहे हैं WBC, RBC और प्लेटलेट, ये तीनों सेल जब डिक्रीज हो जाए, पैनसाइटोपेनिया, टोटल जो ब्लड सेल्स है वो डिक्रीज होना, उसे बोलते हैं पैनसाइटोपेनिया। ऑल ब्लड सेल डिक्रीज, बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है। ओके, वेरी गुड। अब सब ब्लड सेल डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, आपने आंसर दिया, सबने बी आंसर दिया है। इंक्रीज द ओरल फ्लूइड इनटेक टू द मिनिमम 3000 पर ml। क्या आप 3 लीटर पानी दे दोगे तो ये तीनों में कुछ इंक्रीज होगा क्या? अगर 3 लीटर पानी दोगे तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा वो बताइए। इसमें क्या हेल्पफुल रहेगा 3 लीटर पानी देने से? ये तीनों कम हो गए थे, क्या ये बढ़ जाएंगे? चलो, अगर ये सिकलिंग शेप है, सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो मैं मान लूं कि आप पानी रिहाइड्रेशन थेरेपी दोगे तो वो हेल्पफुल रहेगा, रिहाइड्रेशन थेरेपी दोगे तो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये तो आपका रॉन्ग ही हो गया। जिसने भी बी आंसर किया, अवॉइड ट्रॉमेटिक इंजुरी एंड एक्सपोजर टू द एनी इन्फेक्शन, इज द राइट आंसर, और मैक्सिमम स्टूडेंट का राइट है, सबका बी आंसर है। चलिए, वेरी गुड। डी भी दिया है क्या? ओम प्रकाश जी ने डी आंसर दिया है ना, और किसने दिया है? तो डी क्या है? रिपोर्ट एनी अनयूजुअल। चलिए फटाफट से मुझे बताइए, डी ऑप्शन कौन सी कंडीशन में पाया जाता है? डी ऑप्शन की कंडीशन को क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। जो डी ऑप्शन है ये कौन सी कंडीशन में पाया जाता है? आपका आंसर तो मिल गया, आपका आंसर बी है। डी आंसर कौन सी कंडीशन में पाया जाता है, इस कंडीशन का नाम बताइए जल्दी से। ल्यूकेमिया। नॉर्मल कौन से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से होता है? वेरी गुड कुणाल, बहुत बढ़िया। हाइपोकैल्सीमिया किस में होता है? हाइपोकैल्सीमिया में। अब टिंगलिंग सेंसेशन और मसल क्रैम्प यूजुअली आपने देखा होगा एक्सट्रीमिटीज में, किस में होता है? कैल्शियम लो। तो आंसर आपको मिल गया। जब पैनसाइटोपेनिया सब सेल डिक्रीज होगी, उसमें प्लेटलेट भी डिक्रीज होगी, WBC भी डिक्रीज होगी, RBC भी डिक्रीज होगी, तो सब में इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। और जब प्लेटलेट कम हो जाए तो अगर आप ट्रॉमेटिक इंजरी होगी तो ब्लीडिंग का खतरा रहेगा। इसलिए आपका आंसर भी था। बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। The elderly client with severe bone marrow depression from chemotherapy for a cancer of the prostate, the nurse should। पेशेंट का बोन मैरो डिप्रेशन है, क्यों? हाँ, टिटेनी में डी ऑप्शन होता है पल्लवी जी। क्यों बोन मैरो डिप्रेशन है? क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी चल रही है। ठीक है, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन। किसके लिए चल रही है? सी ऑफ द प्रोस्टेट। तो अपन कौन सा क्रिटिकल चीज है ये चीज देखेंगे। ए, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ द एलोपेसिया। बी, इंक्रीज डेली इनटेक ऑफ द फ्लूइड। सी, मॉनिटर इनटेक आउटपुट ऑफ द फ्लूइड। डी, यूज सॉफ्ट टूथब्रश ऑफ द ओरल हाइजीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत ही सिंपल। कुणाल बी बता रहे, इंक्रीज डे। मैंने पहले भी बताया था, जब बॉडी बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं RBC, WBC और वो सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, पैनसाइटोपेनिया होगा। तो पैनसाइटोपेनिया में पानी देने से कहीं पे हेल्पफुल नहीं है। ऑल दो हाइड्रेशन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी नहीं है। एलोपेसिया, पांडित जी बता रहे एलोपेसिया। चलिए, अपन को कीमोथेरेपी के बाद एलोपेसिया दिखाई देता है, सिम्टम है, लेकिन क्या वो प्रायोरिटी है? नहीं।
बोन मेरो जब डिप्रेशन होगा, पैनसाइटोपिनिया होगा, यहाँ पे इसलिए बताया कि आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है ताकि ब्लीडिंग से प्रिवेंट कर सको, ब्लीडिंग नहीं हो, क्या हो, ब्लीडिंग नहीं हो। क्लियर है? इसलिए अपन यूज करते हैं, यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश फॉर द ओरल हाइजीन। क्लियर है? इसलिए डी आंसर था। बहुत बढ़िया, जिसने भी डी आंसर दिया वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, The laboratory result of the client following chemotherapy for cancer indicate bone marrow depression. The nurse should encourage the client. कीमोथेरेपी का पेशेंट है, बोन मेरो, फिर सेम चीज क्वेश्चन पूछी गई है। ऑप्शन ए, यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजर व्हेन शेविंग, आप ट्रिमर यूज करो शेविंग करते टाइम। ऑप्शन बी, ड्रिंक सिट्रस जूस frequently for the nourishment. Option C, sleep with the head of the bed elevated. Option D, increase the activity level and ambulate frequently. चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिकल रेजर यूज करेंगे ताकि ब्लीडिंग का खतरा नहीं हो। बेसिक सेम क्वेश्चन था, खाली लैंग्वेज अलग थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं, पल्लवी जी डी बता रहे हैं। यूजुअली क्या होगा, मैंने फिर बताया, अब आप इंक्रीज एक्टिविटी लेवल एंड एम्बुलेट फ्रीक्वेंटली, पांडे जी अगर ये करोगे आप तो एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करोगे तो क्या पेशेंट को क्या है, कीमोथेरेपी दे रहे, बोन मेरो डिप्रेशन है, तो क्या हो गया, पेशेंट को कहीं ना कहीं एनीमिया होगा। क्या होगा, पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया में अगर एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे और एम्बुलेट फ्रीक्वेंट करेंगे तो वो फटीग रहता है ऑलरेडी, वो कर नहीं पाएगा। यूजुअली अपन एनीमिया को पेशेंट को क्या देंगे, रेस्ट देंगे। ठीक है, एक्टिविटी कम कराएंगे। इसलिए आपका आंसर रॉन्ग हो गया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ई, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए यूज द इलेक्ट्रिकल रेजर। तीसरा सेम क्वेश्चन था, लैंग्वेज अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ल्यूकेमिया, पेशेंट को ल्यूकेमिया, व्हाट इज ल्यूके का डिमांड इंक्रीज, नहीं डिक्रीज है, इसका इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, रेस्ट देना है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया, व्हाट इज ल्यूकेमिया, फटाफट से आंसर दीजिए। अ क्लाइंट हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग बोन मेरो एस्पिरेशन, इसकी बायोप्सी होनी है। इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रोसीजर द नर्स शुड, बायोप्सी के प्रोसीजर के बाद क्या करना चाहिए, ए, अप्लाई द ब्रीथ प्रेशर टू द साइड, आस्क द क्लाइंट टू लाई ऑन द अफेक्टेड साइड, सी, स्वैप द साइड विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डी, मॉनिटर द वाइटल साइंस एवरी 4 आवर्ली। चलिए फटाफट से आंसर, बहुत बिजी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी बता रहे बी। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने यार, स्पेसिफिक देखो, आपने बायोप्सी निडल लगाई तो अब आप बता रहे हो आस्क द क्लाइंट ऑफ द लाई ऑन द अफेक्टेड साइड। इससे पहले क्या करना है, अप्लाई ब्रीफ प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर एट द साइड, ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ना हो। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। स्वैप द साइड विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये बिफोर प्रोसीजर करते हैं दीपाली जी। ये कब करते हैं, बिफोर प्रोसीजर। यहाँ पे तो प्रोसीजर क्या हो रहा है, सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ल्यूकेमिया और उसका बोन मेरो एस्पिरेशन कर दिया गया है। ये तो प्रोसीजर करने से पहले करते हैं। मॉनिटर ऑफ द वाइटल, ये कोई क्रिटिकल प्रोसीजर नहीं है, तो वाइटल साइंस 4 आवर्ली चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये समझ में आ गया ओम प्रकाश जी, क्लियर है। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagnostic finding associated with the multiple myeloma, very important। अब मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज मल्टीपल माइलोमा, अगर आपको पता है तो। और मल्टीपल माइलोमा में डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में साथ में क्या प्रेजेंट होता है, ये है आपका क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल लो हो जाएगी। बेन जॉन्स प्रोटीन इन द यूरिन, C, occult and frank blood in the stool, D, positive bacterial culture for the sputum। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल माइलोमा क्या है, बोन कैंसर। क्या बोलते हैं इसे, बोन कैंसर। और यूजुअली इसमें क्या होगा, एसोसिएटेड विथ बेन जॉन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, किसमें, यूरिन में। WBC मल्टीपल इन बोन मेरो।
ठीक है, इसलिए इसे बोन मेरो कहते हैं, बोन कैंसर बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, यूरिन का जब टेस्ट करोगे तो बेंज जोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्रिया बता रही है लो सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लो लेवल नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर क्या हो जाएगा, कैल्शियम लेवल हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसमें एक क्रैप करके वर्ड है मल्टीपल माइलोमा में, जो याद रखना होता है। इसमें कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाती है, रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, रीनल के फंक्शन डिस्ट्रॉय, इसकी ये इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, रीनल कैलकुलाई। इसके बाद रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, पेशेंट को एनीमिया हो जाता है क्योंकि बोन कैंसर है और बोन में लीजन्स पाए जाते हैं। क्लियर है? CRAB याद रखना मल्टीपल माइलोमा से। क्लियर है? इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए, सबने किससे जिसने भी बी आंसर दिया था वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन को क्या याद रखना है, मल्टीपल माइलोमा बेंज जोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है किसमें, यूरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल माइलोमा से, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट डेफिनेटिव एंड कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ द मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा की कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सी है? आप बोन सीए बोलो या बोन मेरो सीए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट डेफिनेटिव, अब मल्टीपल माइलोमा का मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट पूछा है। मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। अब आपने बता दिया, सीधा सी आंसर दे दिया, क्योंकि पहले अपन ने वो एसोसिएटेड था, उसमें बेंज जोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है यूरिन में, ये था। मोस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट जब बोन मेरो बायोप्सी करेंगे तब आपको पता चलेगा पेशेंट को बोन कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, बोन मेरो बायोप्सी इज द डेफिनेटिव टेस्ट। डेफिनेटिव का मतलब ही हो गया कंफर्मेटिव, इससे कंफर्म हो जाएगा आपका कि पेशेंट को बोन कैंसर है या बोन मेरो कैंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बाकी सब भी पाए जाएंगे लेकिन कंफर्मेटिव ए से ही होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आपका नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, कितने क्लास है वो, 5-6 क्वेश्चन बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मल्टीपल माइलोमा में ट्रीटमेंट कैसे देंगे, क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल माइलोमा में ट्रीटमेंट कैसे देंगे? तो याद रखना, मल्टीपल माइलोमा में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। क्या देते हैं? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो कीमोथेरेपी देंगे, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। ठीक है, क्वेश्चन, a client with the multiple myeloma asks how the disease may progress. When teaching this client, the nurse should discuss the possibility. Bone cancer कैसे प्रोग्रेस होगा, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नेसेसरी, मतलब मल्टीपल माइलोमा है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा और वो कैसे प्रोग्रेस करेगी, डिसीज की प्रोग्नोसिस क्या रहेगी, आपको बोन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। बी, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी रिजल्ट, फ्रीक्वेंट यूटीआई होगा। सी, आईवी फ्लूइड थेरेपी में भी एडमिनिस्ट्रेट एट द होम, आपको होम पे आईवी एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। सी, द डिसीज इज एक्साबरेटेड बाय एक्सोबरेशन ऑफ द यूवी रेस। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने मल्टीपल माइलोमा में क्या याद रखने को बोला था, CRAB, कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, रीनल इनसफिशियंसी हो जाएगी, एनीमिया होगा और बोन पेन होगा। चलिए उसके बेस पे आंसर दीजिए। द डिसीज इज एक्साबरेटेड बाय एक्सपोजर ऑफ द यूवी रेस। यूवी रेस यूजुअली, इससे क्या होगा, रेडिएशन। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन तो दे सकते हैं, इससे कोई सिम्टम बढ़ने वाले नहीं। ओम प्रकाश जी, डी तो आपका रॉन्ग है। फ्रीक्वेंटली यूटीआई इन्फेक्शन में भी रिजल्ट, इसमें कैंसर होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है।
ठीक है, बोन का कैंसर हो जाता है, इन्फेक्शंस का कोई खतरा नहीं हो रहा है, यूटीआई का खतरा नहीं है, इसमें सीधा करेगा तो रीनल इनसफिशिएंसी करेगा। तो आपको इस पेशेंट में जब बोन में लीजन्स है, बोन में कैंसर है, तो वो सेल प्रोड्यूस करेगा क्या? सेल प्रोड्यूस नहीं करेगा, एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे अपन ने एनीमिया देखा था, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नेसेसरी हो सकता है इसके ट्रीटमेंट में। तो आपका इसलिए इसका ए आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नर्स इज अवेयर दैट द क्लाइंट रिसीविंग एज़ेथ्रियोप्रिम, साइक्लोस्पेरिन एंड प्रेडनिसोलोन बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट। कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस टाइप के ड्रग देते हैं अपन, बोन मेरो सप्रेस करने के लिए ये ड्रग देते हैं। तो ये ड्रग क्यों देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ए, टू स्टिमुलेट ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज करने के लिए। बी, पॉजिटिव पेसिव इम्यूनिटी, पेसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए। प्रिवेंट इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, व्हाट इज इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, किसी को पता है जल्दी बताइए। डी, रिड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अपन क्यों देते हैं, कोई भी ड्रग इसलिए देंगे ताकि अपनी बॉडी, कोई ऑर्गन मतलब क्या है, वो कोई ना कोई एंटीजन है, बाहर से अपनी बॉडी में डाला गया तो उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर वो अपने सप्रेस कर दे, बोन मेरो को सप्रेस कर देती है, तो उससे क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, ताकि आप ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करें। ये है उसका रीजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या है, जब ट्रीटमेंट के दौरान अपन जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हॉस्पिटल में उसे बोलते हैं इट्रोजेनिक। खाली हॉस्पिटल इन्फेक्शन आपका आ जाएगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो कोई प्रोसीजर करने के लिए जो ट्रीटमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और इन्हें डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के द्वारा इन्फेक्शन होता है, उसे बोलते हैं इट्रोजेनिक इन्फेक्शन ड्यू टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोजोकोमियल और इट्रोजेनिक में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे उसके लिए स्पेसिफिक क्लास अरेंज करेंगे कल, लेकिन देख लीजिए। द फार्मर स्टेप द रस्टी नेल, फार्मर को नेल था, वो जंग खाया हुआ रस्टी नेल लग गया, क्या पंक्चर एंड बिकम स्वॉलोइंग एंड पेनफुल। टिटनेस एंटीटॉक्सिन दे दी गई है प्रिस्क्राइब। द नर्स एक्सप्लेन द यूज ऑफ दिस। अब ये टिटनेस, टीटी का इंजेक्शन देंगे, उसका क्या यूज है। ए, प्रोवाइड एंटीबॉडीज, स्टिमुलेट प्लाज्मा सेल, प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी एंड फैसिलिटेट लॉन्ग लास्टिक इम्यूनिटीज। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। टीटी देंगे तो क्या होगा, नहीं 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 नहीं। इम्यूनिटी पे मुझे पता है सबको डाउट है, कल इम्यूनिटी पे क्लास होगी, पढ़ के आना। इम्यूनिटी पे क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। क्या इम्यूनिटी, टीटी एक्टिव इम्यूनिटी है क्या? टीटी क्या है, इट्स प्रोवाइड द एंटीबॉडीज, इट इज द पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, टीटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। टीटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया था। एक्टिव इम्यूनिटी क्या कहलाती है, जब आपको इंजेक्शन लगाया आपकी बॉडी को उसके अगेंस्ट डीपीटी एक तरह से एक्टिव इम्यूनिटी है। डीपीटी क्या करती है, इंजेक्शन लगाया, आपको फीवर आया, मतलब कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ा ना, काम नहीं करना पड़े तो वो काम करना पड़े तो एक्टिव इम्यूनिटी। टीटी लगाया तो ये जिसकी टिटनेस हो सकती थी, टीटी लगाया, एक तरह से एंटीबॉडी का काम कर दिया, ये पैसिव इम्यूनिटी। एंड हर्ड इम्यूनिटी क्या है, हर्ड इम्यूनिटी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, हर्ड इम्यूनिटी मतलब ये सबको कोविड हो गया, कोविड होने के बाद एक घर को हो गया, 5वें घर को हो गया, 6ठे घर को हो गया, बीच में 3-4 को नहीं, मैक्सिमम कम्युनिटी में इन्फेक्शन हो जाने के बाद वो अपने आप एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, उसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव्स
देते हैं तो टेस्ट जब हो गया रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेक द अपॉइंटमेंट टू टेस्ट कैन बी रीड। तो मोन्टॉक्स टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट कितने दिन के बाद उसको वापस बुलाया जाता है हॉस्पिटल में? 3 दिन, 25 दिन, 7 दिन, 10 दिन। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 72 आवर्स या फिर बता सकते हो क्या 3 डेज। कितना डेज? 3 डेज। बहुत बढ़िया, शाबाश। मोन्टॉक्स टेस्ट आपने सबने पढ़ा होगा, पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए मोन्टॉक्स टेस्ट के बारे में एक बार फिर क्विक रिव्यू कर लेते, शायद क्वेश्चन बाकी है, नहीं हो तो हाँ लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मोन्टॉक्स टेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत बार मोन्टॉक्स टेस्ट पूछा गया है। मोन्टॉक्स टेस्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? चलिए मोन्टॉक्स टेस्ट से रिलेटेड क्या क्या याद करने को बोला है? स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, कौन से रूट से कर सकते हैं? पीपीडी, प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज करते हैं। कौन से रूट से करते हैं? पल्लवी जी सबक्यूट रूट से करते हो क्या? कोई भी टेस्ट डोज अपन इंट्राडर्मल से करते हैं, सबक्यूट से नहीं करते हैं, ध्यान रखना, इंट्राडर्मल से करते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। पीपीडी इंजेक्ट किया, ठीक है, रीडिंग करनी है, रीड करेंगे रिजल्ट, इंड्यूरेशन यूजुअली कितना 72 आवर्स के बाद रीड करते हैं रिजल्ट। इंड्यूरेशन कितना होगा? मोर देन 10 mm। 10 mm का इंड्यूरेशन, cm नहीं है mm है, याद रखना। 10 mm से ज़्यादा इंड्यूरेशन होगा किसमें? नॉर्मल पेशेंट में। और HIV के पेशेंट में कितना इंड्यूरेशन होगा तो पॉजिटिव अपन मान सकते हैं? फटाफट से बताइए। HIV के पेशेंट में कितना इंड्यूरेशन होगा तो आप पॉजिटिव मान सकते हो? 5 mm से ज़्यादा होगा तो आप पॉजिटिव। नॉट ओनली HIV, कोई भी अदर डायग्नोसिस हो उसमें भी, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज याद रखना, उसमें अपन 5 mm से ज्यादा को पॉजिटिव मानते हैं। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मोन्टॉक्स टेस्ट? मोन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये पेशेंट को टीबी हो गया है? क्वेश्चन पहले पूछा गया है, मोन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? मोन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताइए। स्क्रीनिंग टेस्ट से ओके, हाँ वेरी गुड प्रिया। इसका मतलब है पेशेंट एक्सपोज्ड टू माइकोबैक्टीरियम टीबी। पेशेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर जो इन्फेक्शन है उससे एक्सपोज हो गया, नो इन्फेक्शन एक्टिव इन द बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैं चल रहा हूँ, मेरे बाजू में कोई टीबी का पेशेंट था, उसने खांस लिया, मैं इससे एक्सपोज हो गया, अब मोन्टॉक्स टेस्ट करूंगा, मेरा मोन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। पेशेंट इज एक्सपोज टू द टीबी। सर अबोव 15 विच कंडीशन? अबोव 15 ऐसा कुछ नहीं है, 10 से ज़्यादा है ना तो यूजुअली क्या है कि उसको आप मान सकते हो पॉजिटिव, ठीक है। अगर कैसा कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो ग्रुप में शेयर कर लेना, ठीक है। बाकी 10 से ऊपर है और 5 mm से ज़्यादा हो किस में? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में। इस पे क्वेश्चन यूजुअली बनता है मोन्टॉक्स टेस्ट में। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए। अब शायद नागेश सर की क्लास होगी, सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द क्लास। कल अपन इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी बेसिक आपके डाउट है क्लियर कर लेंगे और आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे 8th क्लास में, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए नागेश सर की क्लास अटेंड कर देना। गुड नाइट।